चलिए बच्चों, देखते हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? चलिए, इस वर्ड को हम दो जगह से तोड़ देते हैं। एक है वर्ड कोर और एक है दूसरा लीनियर। कोर एक लैटिन वर्ड है सर। इसका मतलब होता है टुगेदर। का मतलब क्या? साथ में। इसका मतलब दो लोग साथ में। टुगेदर मतलब अकेला थोड़ी साथ में रहेगा। तो यहाँ टुगेदर का मतलब क्या लेना है? दो, है ना। को मतलब टुगेदर मतलब टू मतलब लेना है। इंग्लिश में इसका मतलब लेना है टू। और रिलेशन का मतलब लेना है रिलेशन। तो कोर रिलेशन का मतलब होता है दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, ये आपको जानना है। आपको जानना है कि दो वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है। दो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ सर? फॉर एग्जाम्पल आप ले लो एक्स एंड ले लो वाई। एक्स को हम बोल देते हैं, एक्स को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर? एक्स को, एक्स को हम बोल देते हैं सर प्राइस। एंड वाई को क्या बोलते हैं सर? डिमांड। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। हमें पता है कि प्राइस जब बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, व्हेन अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। इंक्रीजिंग द प्राइस रिजल्ट्स इनटू डिक्लाइन इन द डिमांड ऑफ कमोडिटी। ये ठीक है। एक्स बढ़ता है, वाई घटता है। या मैं ऐसा बोलूं, एक्स है आपका प्राइस और वाई है आपकी सप्लाई। तो बताओ इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? अगर प्राइस बढ़ेगी ना तो सप्लाई भी बढ़ेगी। इन शॉर्ट, कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन। दो वेरिएबल कौन सा? एक्स एंड वाई। ये एक्स एंड वाई कुछ भी हो सकता है। प्राइस भी हो सकता है, डिमांड भी हो सकता है, प्राइस भी हो सकता है, सप्लाई भी हो सकता है, एज ऑफ हस्बैंड भी हो सकता है, एंड एज ऑफ वाइफ भी हो सकती है ना। ठीक है। वेट ऑफ डेज, डेज ऑफ न्यूली बॉर्न बेबीज भी हो सकता है, और उनका वेट भी हो सकता है। आप समझ रहे हो ना? ठीक है। टाइम भी हो सकता है, पॉपुलेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। को रिलेशन का मतलब क्या? दो वेरिएबल के बीच में आप रिलेशन चेक कर रहे हो। को रिलेशन का मतलब क्या लेना है सर? आप क्या कर रहे हो? दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन चेक कर रहे हो, एक्स एंड वाई के बीच में क्या रिलेशन है। ये जो एक्स है ना, एक्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। और वाई को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी वाई डिपेंड करता है किस पे? एक्स पे डिपेंड करता है। तो एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ रहा है, ऐसा है। या एक्स के घटने से वाई घट रहा है, ऐसा है। या ऐसा भी हो सकता है, एक्स के बढ़ने से वाई घट रहा है, या वाई के कम होने से, एक्स के कम होने से वाई बढ़ रहा है। जब ऐसा होता है ना, ऐसा एक्स भी बढ़े, वाई भी बढ़े, एक्स घटे, वाई घटे, दोनों में सेम डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं का तो दोनों घट रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। ये कह रहा हूं। ठीक है। एक्स बढ़ा, उसको देख के वाई बढ़ा। एक्स घटा, उसको देख के वाई भी घट गया। इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन एक्स बढ़ता है और वाई घट जाता है, वाई एक्स घटता है और वाई बढ़ जाता है, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। दोनों जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ऊपर और दूसरा नीचे, या नीचे और दूसरा वाला ऊपर, इसे हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर? तो कोरिलेशन एग्जैक्टली क्या है? कोरिलेशन एक स्टडी है जहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो टू वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल है, उसमें कैसा रिलेशन है।
कैसा कैसा रिलेशन है, कैसा रिलेशन का मतलब क्या, उनका डायरेक्शन क्या है, एंड जो भी डायरेक्शन है उसमें डिग्री ऑफ रिलेशन कितना है। कोरिलेशन एक्जेक्टली क्या है, द स्टडी is a study of two variable where we try to find out direction and the degree of relation। डायरेक्शन का मतलब क्या, का तो पॉजिटिव का तो नेगेटिव, और डिग्री का मतलब क्या, अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो कितनी हद तक, कितनी एक्सटेंट तक ये ऑपोजिट है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये जानने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, सिंपल है, यहां तक कोई डाउट? चलिए, तो क्या पता चला अब तक, ये पता चला कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन कैसा हो सकता है, का तो वो पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है, का तो हो सकता है नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है, पॉजिटिव का तो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होगा सर, का मतलब क्या होगा, अगर x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, या x कम हो जाएगा घटेगा तो y भी घटेगा। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, x अगर बढ़ेगा तो y घटेगा, x घटेगा तो y बढ़ेगा, यह नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, अब पॉजिटिव के अंदर बच्चों दो होते हैं, एक तो होता है परफेक्ट पॉजिटिव, एक होता है बच्चों, होता है सर परफेक्ट पॉजिटिव, एंड दूसरा होता है पार्शियल पॉजिटिव। उसी तरीके से नेगेटिव में भी दो होते हैं, एक होता है, एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट नेगेटिव, और एक होता है पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, चलिए क्या है इस सब का मतलब, एक होता है परफेक्ट पॉजिटिव, एक होता है पार्शियल पॉजिटिव। का मतलब क्या, एक्स बढ़ेगा, अच्छा पॉजिटिव का मतलब क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो पक्का ना। परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जब इसको इसको हम, अच्छा इसको डिफाइन करूं, मैं ऐसा करूं ना, परफेक्ट पॉजिटिव को डिफाइन कर लेता हूं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पता चलेगा। एक मिनट, हाँ मैं लिख देता हूँ। चलिए लिख कर रख दिया मैंने आपके लिए। पॉजिटिव में दो रहेंगे, एक रहेगा परफेक्ट पॉजिटिव, एक रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। परफेक्ट पॉजिटिव किसे कहेंगे, ये रहे इसका मतलब, when all the points of a scatter diagram on a straight line and the line moves upward from and line moves upward from left to right, line moves in upward direction from left to right। का मतलब क्या हुआ सर, देखो यहां देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं x, हम लेते हैं y, x और y लेके समझने की कोशिश करते हैं सर। x है 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5। जब x 1 है तो y था 10, 2 था तो 20, 3 था तो 30, 4 था तो 40, 5 था तो 50। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इमेजिनरी एग्जांपल लिया है। x बढ़ रहा है, देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो y भी बढ़ रहा है 10 से 20, 20 से 30, यानी x बढ़ा y बढ़ा, पॉजिटिव तो है। परफेक्ट पॉजिटिव है कि नहीं, उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को हमको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना पड़ेगा। यहाँ रखेंगे x, यहाँ रखेंगे y, जब इसको प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे x पे आएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ पे आएगा 10 20 30 40। तो इस तरीके से जो पॉइंट मिलने वाला है, इस तरीके से पॉइंट मिलेंगे, और ये इस तरीके से शेप निकल के आने वाला है। तो ये कह रहे हैं
जब सभी के सभी पॉइंट्स ऑफ अ स्कैटर डायग्राम, ये हमने स्कैटर डायग्राम बनाया है, और ऑन द स्ट्रेट लाइन, देखो सभी के सभी पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे आए हैं, एंड द लाइन मूव्स अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट की तरफ लाइन जा रही है, तो इसे बोलेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या, अपवर्ड लाइन जानी चाहिए लेफ्ट टू राइट, एंड ऑल द पॉइंट शुड बी ऑन अ सेम लाइन। उसी तरीके से परफेक्ट नेगेटिव में क्या होगा, यहाँ पे होगा x, यहाँ पे होगा y, यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे आ रहा है फॉर एग्जांपल 50 40 30 20 एंड 10। x बढ़ रहा है देखो, लेकिन y घट रहा है देखो, तो एक बढ़ेगा एक घटेगा, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव। इसको आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो उसका ऐसा शेप निकल के आने वाला है, और सभी के सभी पॉइंट एक ही लाइन में आने वाले हैं। So when all the points of a scatter diagram on a straight line and the line moves downward direction from left to right, downward, 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 from left to right, इसे हम बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव। ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव जब भी होगा ना, तो उसका आंसर आने वाला है r इज इक्वल टू -1 करके आएगा। जब भी पॉजिटिव होगा तो r इज इक्वल टू क्या आने वाला है, +1। ठीक है, ये r क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अभी आगे जाके इसको समझते हैं। फिर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल x है, फॉर एग्जांपल y है। x था फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, मतलब x बढ़ रहा है। y कितना था पहले, 10, है ना। x 1 से 2 हुआ तो y 10 से 12 हो गया, y भी बढ़ रहा है। फिर 15 हो गया, फिर हो गया फॉर एग्जांपल 50, और हो गया 100। अब देखो, x के बढ़ने से y बढ़ता है, ठीक है, लेकिन उनमें जो चेंज है ना, दोनों वेरिएबल में जो चेंज है वो कांस्टेंट नहीं है। कहने का मतलब ये, जब इसको आप अपलोड करोगे ना इस ग्राफ पेपर पे, तो इसका पॉइंट ऐसे आने वाले हैं, ऐसे आने वाले हैं, सबके सभी पॉइंट एक लाइन में नहीं आने वाले। ठीक है, तो जब ऐसा शेप निकल के आता है, जब ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकल के आते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल पॉजिटिव। उसी तरीके से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव में ऐसे पॉइंट्स निकल के आने वाले हैं, एक लाइन पे नहीं मिलेगा आपको, इस तरह से पॉइंट नीचे की तरफ जाते हुए दिखेंगे, इसे बोलेंगे पार्शियल नेगेटिव। क्लियर इतना। यहाँ पे परफेक्ट पॉजिटिव में आर का आंसर कितना आने वाला है, +1। यहाँ कितना आने वाला है, -1, है ना। पार्शियल पॉजिटिव में जो आर का जो आंसर है वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, मतलब वो 1 से छोटा है, एग्जैक्ट 1 होगा तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब उसका जो आंसर है 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। और पार्शियल नेगेटिव में क्या होगा, जो आर का आंसर है वो कितने से बड़ा होगा, बताओ, 0 से छोटा होगा, एंड -1 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा, एंड लेकिन 0 से क्या होगा, छोटा होगा। आर इज लेस देन 0, है ना, -1 इज देन आर लेस देन 0। ठीक है, आर का आंसर -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। क्लियर यहां तक, शाबाश। चलो आगे देखते हैं। तो लीनियर कोरिलेशन में कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है सर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये मेजर करता है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन कितनी एक्सटेंट तक है, कितना गाढ़ रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, कितना गहरा रिलेशनशिप है। का मतलब क्या, अगर आर का आंसर अगर आर का आंसर +1 आता है, इनका मतलब उन दोनों के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर दो 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 बच्चे हैं, दो बच्चे जुड़वा है, एक बच्चे का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई, तो अगर आपने एक्स को मारा तो जितना दर्द एक्स को हो रहा है उतना ही दर्द सेम प्रपोर्शन में वाई को भी हो रहा है। जितना एक्स में चेंज आ रहा है उतना ही वाई में चेंज आएगा, है ना। उन दोनों में जो कांस्टेंट प्रपोर्शन में चेंज होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, तो इसे हम क्या बोलते हैं सर, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, इससे उल्टा।
तो r का आंसर -1 भी हो सकता है। तो परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट आंसर है ये, परफेक्ट। और वो कौन सा आंसर है? नेगेटिव। परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब क्या है? ये परफेक्ट आंसर है। और परफेक्ट कौन सा है? पॉजिटिव। तो आर का आंसर ऑलवेज याद रखोगे -1 से बड़ा और 1 से छोटा ही होगा। पहली बात तो ये, कभी इसके बाहर आंसर नहीं निकल सकता। दूसरी बात, अगर पॉजिटिव है, अगर क्या है पॉजिटिव, तो चेक कर लेना परफेक्ट पॉजिटिव है कि नहीं। अगर परफेक्ट पॉजिटिव है तो आंसर आएगा +1। और अगर पार्शियल पॉजिटिव है तो समझ लेना उसका आंसर आने वाला है 0 से बड़ा ही होगा, लेकिन 1 से क्या होगा? छोटा। अगर नेगेटिव है, दोनों वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और परफेक्ट नेगेटिव है तो आंसर आएगा r -1। और पार्शियल नेगेटिव है तो r का आंसर कितना आएगा? -1 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा। इतना याद रखोगे। इतना क्लियर है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या है, अब मेन बात ये समझनी है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट में r +1 क्यों। उसी तरीके से r -1 क्यों, वो बाद में समझेंगे, बट +1 समझ में आ जाएगा तो -1 भी समझ में आ जाएगा। दो वेरिएबल के बीच की बात है ना, व्हेन इंक्रीज का तो याद रखना डिक्रीज, इंक्रीज का तो डिक्रीज। जगह मैंने खाली रखी है डिक्रीज लिखने के लिए। तो अभी यहाँ पे इंक्रीज समझ के चलो। व्हेन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल रिजल्ट इनटू इंक्रीज in the value of another variable in the constant proportion। जब एक वेरिएबल बढ़ता है उसके बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है, या एक वेरिएबल घटता है उसके घटने से दूसरा भी घटता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव। और इसका आंसर आता है r +1। सर ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है। x और y, x1 तो y 100, x बढ़ रहा है 2 3 4, तो y भी बढ़ रहा है 120 140 160 180। अब यहाँ उसको ध्यान से देखो इस वैल्यू को। जब x1 था तो y कितना था? 100। x1 से 2 हो गया, मतलब एक यूनिट से चेंज आया x में, तो y में 20 यूनिट से चेंज आ रहा है। ठीक है। फिर अगेन 2 से 3 हुआ तो अगेन एक यूनिट में चेंज आया, तो यहाँ पे अगेन 20 यूनिट से चेंज आ रहा है। यहाँ पे अगेन 1, यहाँ पे अगेन 1, तो यहाँ पे कितना? 20 20 का मतलब क्या? x के हर एक एक यूनिट को इंक्रीज करने पे y के 20 यूनिट्स इंक्रीज होने वाले हैं। कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आपको देखने को मिल रहा है सभी पैर के अंदर। तो यहाँ पे जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव, और उसका आंसर आने वाला है r +1। दूसरा एक एग्जांपल लिखा है, देखो। जब x 50 था, जब x क्या था सर? जब x 50 था, जब x क्या है? x 50 है। चलो भाई, एक मिनट। चलिए x कितना था सर? x जब क्या था? 50। x 50 है तो y कितना है? 100। जब x 50 से 30 हो गया, मतलब x घटा है, तो y भी घटना चाहिए। देखो y भी घट गया, दोनों घट रहे हैं पॉजिटिव। x बढ़ा 30 से 80 हो गया, तो y भी बढ़ा 60 से 160 हो गया, तो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, यानी पॉजिटिव। समझ रहे हो ना? 80 से 20 घटा तो ये भी घट गया। अब सवाल ये आता है, पॉजिटिव पता चल गया, सवाल ये आता है कि परफेक्ट पॉजिटिव है कि नहीं। यहाँ ध्यान से देखिए, 50 से 30 कितना घट रहा है? 20 से कम हो रहा है, आया ना? और यहाँ कितना हो रहा है? देखो 100 से कितना? 60, 40 से कम हो रहा है। ठीक है ना? हेलो, यहाँ पे कितना बताओ? 30 से 80, यानी 50 से बढ़ रहा है। 60 से 160, यानी 100 से बढ़ रहा है। यहाँ पे 80 से 20, यानी 60 से घट रहा है, या 160 से 40, यानी कितना? 120 से घट रहा है। तो देखो ना, चेक करो यहाँ पे
क्या बोल रहे हैं, अरे 20 यूनिट्स के लिए यहाँ पे 40 यूनिट्स का चेंज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका 1 यूनिट चेंज होगा तो इसके 2 चेंज हो गए। आप देखो 50 ये 2 60 ये 2। इसका मतलब अगर इसका 1 यूनिट बढ़ेगा तो इसके 2 यूनिट बढ़ेंगे, या अगर इसका 1 यूनिट घटेगा तो इसको 2 घटने वाले। और इसीलिए इसे बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन बच्चों। और इसीलिए यहाँ पे आंसर आता है क्या, आर इज इक्वल टू +1। उसी तरीके से नेगेटिव में समझ लेना अपने आप, आर इज इक्वल टू -1 आता है। तो नेगेटिव में क्या बोलोगे, व्हेन इंक्रीज, नेगेटिव की बात कर रहा हूँ ना, when increase in the value of one variable results into decrease बोलना नेगेटिव के अंदर in the value of another variable in the constant proportion। तो ये समझ आपको आ गया होगा कि r इज इक्वल टू +1 का क्या मतलब, r इज इक्वल टू -1 का क्या मतलब। और कभी कभी क्या होता है, r इज इक्वल टू 0। ऐसे केसेस में ग्राफ में पॉइंट कैसे ऐसे दिखने वाले हैं, पॉइंट ऐसे हो गए, इसको हम बोलते हैं लैक ऑफ कोरिलेशन। इसमें कोई कोरिलेशन है नहीं, एक्स और वाई में कोई कोरिलेशन नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल कोरिलेशन का इंट्रोडक्शन था। फिर नेक्स्ट लेक्चर में और आगे देखेंगे, एग्जांपल पे जाएंगे, थोड़ा फॉर्मूला समझाऊंगा, पहले फॉर्मूला के पीछे लॉजिक समझाऊंगा और फिर एग्जांपल पे जाएंगे।